हेलो एंड वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कशिश कपूर। आज है थर्सडे 5 दिसंबर और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लेकर आया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो डेली अपडेट्स के लिए हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सारे लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दो नए स्कैम्स के बारे में और कैसे सेबी ने उनका खुलासा किया। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में और वो कैसे अब बदलने वाली है। स्टॉक मार्केट कॉन्ट्रडिक्शन से एक भरी हुई जगह है। एक तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर साल और स्ट्रांग हो रहा है, लोगों को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को बड़े लॉसेस भी होते हैं, सिर्फ गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही नहीं पर स्कैम्स की वजह से भी। रिसेंटली बहुत सारे स्कैम्स पकड़ में आ रहे हैं, चाहे वो आसाम के हर हफ्ते पैसे डबल करने की पिरामिड स्कीम हो या बड़े ब्रांड्स के नाम लेकर लोगों को लूटने वाला स्कैम्स। सैडली हमने ये अपने कुछ जीरोधा क्लाइंट्स के साथ भी होता हुआ देखा है। आज हम आपको दो और स्कैम्स के बारे में बताएंगे जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला स्कैम है ट्रैफिक्सॉल ITS IPO का। सोचिए, एक कंपनी IPO लॉन्च करती है पैसे रेस करने के लिए, बोलती है कि फंड से एक फैंसी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि ये सॉफ्टवेयर एक थर्ड पार्टी वेंडर से आना था जो असल में एक शेल कंपनी थी। और दुख की बात तो ये है कि इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इस IPO में इन्वेस्ट ही नहीं किया, बल्कि उसे 340 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी किया। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। May 31, 2024 ट्रैफिक्सॉल ITS टेक्नोलॉजीज ने एक IPO फाइल किया। ये एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कंपनी है जो ट्रैफिक ऑटोमेशन और टोल मैनेजमेंट का काम करती है। प्लान था कि 45 करोड़ रेस किए जाएंगे, जिसमें से 17.7 करोड़ ICCC सॉफ्टवेयर के लिए सेट किए गए थे। ये सॉफ्टवेयर स्मार्ट सिटीज चलाने के लिए एक क्रूशल टेक्नोलॉजी है जो ज्यादातर इंटरनेशनल वेंडर से इंपोर्ट होता है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड में, जो सितंबर 10 से सितंबर 12 तक का था। इस पीरियड में इन्वेस्टर्स को क्रेज आ गया। 45 करोड़ के अगेंस्ट 10,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हो गया, लेकिन सब लोग इस भीड़ का पार्ट नहीं बने। सितंबर 16 को शेयर्स लिस्ट होने से एक दिन पहले सेबी और BSE को एक कंप्लेंट मिलती है। उस कंप्लेंट में वेंडर के बारे में कुछ गड़बड़ होने की बात की गई थी। सेबी ने लिस्टिंग रोक दी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इस इन्वेस्टिगेशन से काफी बातें पता चली। फिर दिसंबर 3, 2024 को सेबी ने कंफर्म किया कि वेंडर एक शेल कंपनी है जो प्रॉमिस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवर कर ही नहीं सकता था। IPO कैंसिल कर दिया गया और कंपनी को फंड्स इन्वेस्टर्स को वापस करने का ऑर्डर मिला। इन्वेस्टिगेशन में सेबी को कुछ शॉकिंग डिटेल्स भी मिली। सेबी जब वेंडर के ऑफिस गया तो ऑफिस में लॉक मिला। वेंडर के पास ना स्किल्स थे और ना ही टूल्स इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। वेंडर के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक ही दिन में बनाए गए थे, और क्लाइंट लिस्ट जो दिया गया था उसमें 2 कंपनीज का वेंडर के साथ कभी बिजनेस हुआ ही नहीं था। वेंडर और कंपनी को एक मिडिल मैन ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी बिना किसी ओपन टेंडर प्रोसेस के। इस सॉफ्टवेयर का कोड वेंडर और कंपनी के मिलने से पहले ही दिया गया था। क्लियरली ये एक फेक ट्रांजैक्शन लग रहा था IPO फंड्स का साइफन ऑफ करने के लिए। तो अब क्या? सेबी ने वेंडर को एक्सपोज कर दिया, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस ये हैं कि क्या ये डिलिबरेट फ्रॉड था? क्या कंपनी को पहले से इस वेंडर के बारे में पता था? मर्चेंट बैंकर का इस पूरे सिचुएशन में रोल क्या था? और वो CA जिसने फेक फाइनेंशियल साइन किए, क्या वो भी इन्वॉल्व था? SME IPOs काफी बस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो शेडी एक्टिविटीज का एक सोर्स भी बन गए हैं। ये कंपनी का केस एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एंड नहीं है। अब चलिए एक और स्कैम के बारे में बात करते हैं, बाप ऑफ चार्ट्स। ये एक पॉपुलर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है जो अपने फॉलोअर्स को गारंटीड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का प्रॉमिस करता है। पहले से ही सस्पिशियस लग रहा है, राइट? इसके एक मास्टर क्लास वर्कशॉप की एंट्री को ही देख लीजिए। ये ग्रैंड एंट्रीज तो करता था, लेकिन स्कैम करने में कुछ खास नहीं था। सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एक अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज चला रहा था और इनोसेंट इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए कलेक्ट कर रहा था। पर ये कैसे स्कैम करता था?
वो अपने आप को एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइडर के रूप में दिखाता था, लेकिन असल में डायरेक्ट बाय सेल रिकमेंडेशन देता था। क्लास के साथ गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस भी मिलता था। इस तरह उसने और उसके 6 एसोसिएट्स ने इन्वेस्टर्स से 17.2 करोड़ की फीस ले ली। और मजे की बात तो यह है कि खुद उसका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ही नहीं था। सेबी ने पता लगाया कि उसने अपने ट्रेडिंग लॉसेस को छुपा रखा था और फ्लैशी यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया से लोगों को अट्रैक्ट करता था। सेबी ने उसे सिक्योरिटीज मार्केट से 1 साल के लिए बैन कर दिया और उसके एसोसिएट्स को 6 महीने के लिए। ऊपर से उसको 17.2 करोड़ क्लाइंट्स को वापस करने का ऑर्डर भी दिया है। इस स्टोरी का लेसन क्या हुआ? अगर कोई गारंटीड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का प्रॉमिस करे तो तुरंत वहां से भाग जाएं। सेबी अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर स्ट्रिक्ट हो रहा है। जब पैसे लगाने की बात हो तो हमेशा क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कीजिए और हाइप के पीछे मत भागिए। याद रखिए, पैसों के मामले में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। अगली कहानी एक ऐसे डिस्रप्शन के बारे में है जो हेल्थ केयर और कंज्यूमर बिहेवियर में अगले कुछ डेकेड्स में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि 2030 तक ओबेसिटी ड्रग्स जैसे कि ओजेम्पिक का ग्लोबल मार्केट 8.8 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है, जो आज के 5,000 करोड़ रुपीस के मार्केट से 15x ग्रोथ है। लेकिन ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, ये कहानी इससे काफ़ी बड़ी है। आइए देखते हैं कि इंडिया के लिए ये क्यों मैटर करता है। द लैंसेट जर्नल के एक स्टडी के हिसाब से इंडिया एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहा है। 40% इंडियन वुमेन और 12% इंडियन मेन ओबेसिटी का सामना कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो ये नंबर्स और भी शॉकिंग है। अर्बन वुमेन में लगभग आधी पॉपुलेशन को ये इशू है। और अगर हम एज वाइज देखें तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने में आती हैं। 30 से 39 ईयर की वुमेन में 49.3% ओबेसिटी है और वहीं 40 टू 49 ईयर की वुमेन में लगभग 56.7% ओबेसिटी है। तो अब ओबेसिटी में ये ड्रग्स का क्या काम? ये ड्रग्स जैसे कि वीगोवी और मोंजारो डायबिटीज के लिए बनाई गई थी, लेकिन रिसर्चर्स ने एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट नोटिस किया। 2 ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज इसको लेकर काफी बज़ क्रिएट कर रही हैं। दिसंबर 2023 की स्टडी के हिसाब से 5 लाख ओपियोइड यूज डिसऑर्डर पेशेंट्स और 8 लाख अल्कोहल यूज डिसऑर्डर पेशेंट्स पर एक रिसर्च हुई। इसके रिजल्ट्स शॉकिंग थे। ओपियोइड ओवरडोज के केसेस 40% कम हो गए और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केसेस 50% से कम हुए। फिर आई जामा की स्टडी अक्टूबर 2024 में 14,000 लोगों पर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर एक और डिटेल स्टडी हुई। इसमें पता चला कि लगभग आधे लोग जो शुरुआत में अल्कोहल लेते थे, उन्होंने नेचुरली अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस कर दी। ये चेंजेस इतने बड़े थे कि इसका लॉन्ग टर्म हेल्थ पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग अल्कोहल कंजम्पशन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये बस नेचुरली हो गया। मतलब ये ड्रग्स ब्रेन के अंदर सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्स को फंडामेंटली चेंज कर देते हैं। अब इन ड्रग्स का फूड और कंज्यूमर बिहेवियर पर इंपैक्ट देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली के रिसर्च ने एक और सरप्राइजिंग चीज दिखाई। ये ड्रग्स सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि लोगों के खाने के साथ रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल देते हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड खाने के लिए। सर्वेज में यह देखा गया कि लोग ओवरऑल कम खा रहे हैं। 50% लोग शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल और स्नैक फूड्स खाना ड्रास्टिकली कम कर रहे हैं। लगभग 25% लोग तो अल्कोहल कंप्लीटली बंद कर चुके हैं। इन इफेक्ट्स के कारण फूड इंडस्ट्री पैनिक कर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से बड़े फूड कंपनीज टेंशन में हैं क्योंकि इन ड्रग्स के कारण लोगों का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से इंटरेस्ट खोता जा रहा है। और ये शिफ्ट इंडिया के लिए क्रिटिकल है क्योंकि अर्बन हाउसहोल्ड्स में प्रोसेस्ड फूड्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं। सबसे वेल्दी अर्बन हाउसहोल्ड्स में तो 30% कैलोरीज अब प्रोसेस्ड फूड से आ रही हैं। केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ओबेसिटी रेट्स 65% और 58% तक पहुंच चुकी है। कंपनीज अब समय के साथ बदलने की कोशिश कर रही हैं। छोटे पोर्शंस और हेल्दियर ऑप्शंस लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड अपसाइड भी है। मॉर्गन स्टैनली के डेटा के हिसाब से इन ड्रग्स के कारण उन लोगों का एक्सरसाइज करने के चांसेस डबल हो सकते हैं। फिटनेस इक्विपमेंट और एथलीजर इंडस्ट्री भी बूस्ट हो सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली के एनालिसिस के हिसाब से ये ड्रग्स 200 क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस। एक क्लिनिकल ट्रायल ने यह दिखाया कि डायबिटीज रिस्क 73% कम हुआ और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में 20% का ड्रॉप देखा गया। ये ट्रीटमेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 10 साल का एडिशन कर सकती हैं। रॉयटर्स के हिसाब से डेनिश कंपनी नोवो नॉर्डिस्क जो वीगोवी बनाती है, इसको इंडिया में 2026 तक लॉन्च करने का प्लान कर रही है, लेकिन कंपटीशन टफ है।
एली लिली अपना वेट लॉस ड्रग मोंजारो 2025 तक इंडिया में लाना चाहता है। नोवो नॉर्डिस्क का इंडिया टीम इसे 1 साल पहले लॉन्च करने के लिए प्रेशर डाल रहा है और ये तो बस शुरुआत है। इंडिया के फार्मास्यूटिकल जायंट्स जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन और सन फार्मा भी रेडी हैं अफोर्डेबल वर्जन्स बनाने के लिए जैसे ही पेटेंट्स एक्सपायर होंगे। डॉक्टर रेड्डीज ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है ताकि 2026 तक पेशेंट एक्सपायरी के बाद तुरंत लॉन्च हो सके। इंडिया का ओबेसिटी क्राइसिस सीरियस है। अर्बन एरियाज में आधे से ज़्यादा वुमेन इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और रूरल एरियाज में भी नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के एक डॉक्टर ने ये कहा कि एवरी पेशेंट इज आस्किंग अबाउट दीज वेट लॉस इंजेक्शंस। आने वाले सालों में ये ड्रग्स सिर्फ एक हेल्थ केयर सोल्यूशन नहीं बनेंगी बल्कि इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएंगी। ये थी आज की कहानियां और अब टिडबिट्स पर आते हैं। सबसे पहले लोकसभा ने एक बिल पास किया है जो 5 बैंकिंग लॉज में अमेंडमेंट्स करेगा गवर्नेंस और डिपॉजिटर प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए। की चेंजेस में शामिल हैं डायरेक्टरशिप के लिए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का थ्रेशोल्ड को रेज करना, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस को स्टैंडर्डाइज करना और एक अकाउंट के लिए मैक्सिमम 4 नॉमिनीज अलाउ करना। दूसरी टिडबिट के लिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के मार्शल लॉ डिक्री को पार्लियामेंट ने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें जल्द से अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। इस फॉलआउट ने उनकी पॉपुलैरिटी और कम कर दी है जिससे साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी और इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। तीसरे टिडबिट की बात करूं तो इंडिया में FY24 के दौरान 92,000 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल हुई जो टेक्नोलॉजी और फार्मा में एक बूमिंग इनोवेशन कल्चर को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग IP पॉलिसीज से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और इंडिया ग्लोबल रिसर्च हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। और आज के आखिरी टिडबिट में RBI ने फॉरेक्स मार्केट में 16.8 थाउजेंड करोड़ रुपीस की इंटरवेंशन की जब रुपी 84.76 पर डॉलर तक गिर गया। रुपी स्टेबलाइज होकर 84.68 पर आया लेकिन डेप्रिसिएशन के और बढ़ने का कंसर्न अभी भी है क्योंकि ग्लोबल करेंसी प्रेशर की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स गिर सकते हैं। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं कशिश कपूर और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।